Good morning to all of you once again for accountancy class. Our chapter number first, that is meaning and objective of accounting is in progress, वो हमारा चल रहा था। तो हमने जो डिस्कशन किया था उन्हें कल जो किया था टाइप ऑफ है अकाउंटिंग, वो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हमने किया था। आज हम जो है इसमें अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये बात कर रहा है कि अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, ये बार मैं आपको बता दूं। अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सूचनाएं, सोर्स होता है जगह या स्थान या कोई जहाँ से हमें सूचनाएं मिल सकती हैं, उसको हम सोर्स बोलते हैं। कि अकाउंटिंग जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्या ये बात सही है? तो हम अक्सर ये कहते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज है। तो इसका जो है मेन जो एम होता है लैंग्वेज का, वो लोगों को कम्युनिकेट करने से होता है। कोई भाषा होती है वो इसलिए बनाई जाती है कि लोग उस बात को समझ सकें, वो अपनी भाषा में उसको बोल सकें, लोग उसको समझ सकें। तो आपके बिजनेस कम्युनिटी में भी जो है कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। उनमें आपके मैनेजमेंट हैं, ओनर हैं, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर्स हैं, आपके जो लोन करता लेंडर हैं, गवर्नमेंट हैं। इन लोगों को जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। और इस प्रकार से ये जो आपका अकाउंटिंग है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये जो है इंटरेस्टेड पार्टीज़ इसे सूचनाएं ले सकती हैं, क्योंकि आपने सारी चीज़ इसमें लिखी होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस तो है ही, और लैंग्वेज ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि लोगों को उसके कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाना। तो नेचुरली ये भी जो है लोगों को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाती है। तो इससे कौन सी कम्युनिकेशन? जो बिजनेस के इंटरेस्टेड पार्टी हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज यानी आपकी गवर्नमेंट हो गई, आपके लेंडर्स हो गए, आपके ओनर लोग हो गए, आपके जो दूसरे और लोग हैं जो कि बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सारे लोग हो गए। तो वो जो है सारे के सारे आपके कहलाते हैं आपके इंटरेस्टेड पार्टीज़। और ये जो है इन्फॉर्मेशन वो अकाउंटिंग से ले सकते हैं। इसका अंदर ये अकाउंटिंग आपकी एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया, संसाधन हो गया इन्फॉर्मेशन लेने का। अगर आप भी किसी कंपनी के बारे में कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो यू विल सी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एंड यू विल नो ऑल द थिंग्स व्हाट यू रिक्वायर्स। कि कंपनी की बैलेंस शीट में उनके एसेट कितने, लायबिलिटी कितनी है, और किस तरह उनके लोन हैं, और किस किस प्रकार के उसके काम हैं, तो सारे आपके जो बैलेंस शीट से पता चल जाते हैं। ठीक है जी। अब आपका कहता है कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। ठीक है। तो या पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इन कौन कौन सी पार्टीज हैं? तो पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी पार्टीज हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं, तो हम आज उनका डिस्कस करेंगे। तो ये दो प्रकार की हो सकती है पार्टीज, एक आपके इंटरनल यूज़र्स और दूसरे आपके होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। ठीक है। पहले हैं इंटरनल यूज़र्स और दूसरे आपके होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स, तो इंटरनल यूज़र्स कौन से होते हैं? जो बिजनेस के अंदर की पार्टीज होती है वो इंटरनल यूज़र्स कहलाती हैं। ठीक है। तो जिसका जो है डायरेक्टली इंटरेस्ट होता है बिजनेस के अंदर, जैसे कि ओनर्स हैं, ठीक है, या मैनेजमेंट है। ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के हुए, पहला आपका ओनर्स और दूसरे आपके पास होंगे जी दैट इज मैनेजमेंट। ठीक है। अब ओनर्स लोग हैं तो नेचुरल लोगों को पैसे के उन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं, उन लोगों को जरूरत होती है कि बिजनेस ने कितना कमाया कितना नहीं कमाया। तो हम
इसे ओनर्स कह सकते हैं, या आजकल ओनर्स का जो है फॉर्म चेंज हो गई है। आपका सोल प्रोप्राइटरशिप या आपकी पार्टनरशिप या जॉइंट ऑन द फैमिली बिजनेस, उसमें तो आपके ओनर माने जाते हैं। बाकी तो कंपनी का तो कोई ओनर नहीं होता, क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो उसमें तो इन्वेस्टर कहलाते हैं। तो हम कहें ओनर कहें या इन्वेस्टर कहें, वो लोग जो है बिजनेस के अंदर कैपिटल जो वो लगाते हैं, और वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी यानी उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसा है, और फाइनेंशियल साउंडनेस यानी उसकी बैलेंस शीट कैसी है, और वो ये भी जानना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे या घटेंगे। ठीक है, और इफ़ द प्रॉफिट विल इंक्रीज और डिक्रीज देन व्हाट रीजन विल बी देयर, एंड देयर फिक्स्ड एसेट्स है और आपकी जो फ्लोटिंग एसेट्स हैं उनकी पोजीशन क्या रहेगी। तो ये सारी की सारी सूचनाएं जो हैं, दीज इंफॉर्मेशन से रिक्वायर्ड बाय द ओनर्स। तो नेचुरली ओनर्स आर इंटरेस्टेड in the business informations because of they has invested the money into the business, and naturally they wanted to know the financial position and the profitability of the business, and these can be reflected by only the profit and loss account and balance sheet. तो naturally पहले owners हैं, उन लोगों को, ये इंटरनल यूजर हो गए क्योंकि मालिक हैं वो तो बिजनेस के ही हैं। दूसरा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट होता है कंपनी के मामले में बात कर रही है, तो कंपनी के अंदर ये करा है कि इफ द मैनेजमेंट वांट टू रन स्मूथली इट्स बिजनेस, then naturally they will require many type of the information. They will require the profit and loss and balance sheet, cash flow statement। तो ये कहते हैं कि आपके जो हैं बिजनेस की जो मैनेजमेंट है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना चाहती है, बैलेंस शीट देखना चाहती है, और आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखना चाहती हैं। हालांकि ये पब्लिश करने से पहले इनको पता होता है, क्योंकि बनाते खुद लोग हैं ये, तो ये जो है इन्फॉर्मेशन को टाइम टू टाइम तैयार करते रहते हैं। +2 के अंदर आप देखेंगे आपका एक पूरा का पूरा इसमें जो आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कल मैंने बताया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगी, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके जो कई सारे फार्मूलेज होंगे, वो फार्मूलेज हैं आप इसके अंदर देखेंगे। तो यानी हाँ जी, तो आपके जो फार्मूले जो हैं वो आप इसमें देखेंगे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो नेचुरली आपके दो पार्टीज इसके अंदर होंगी, एक आपका ओनर्स जिन्होंने पैसा लगा रखा, दूसरा मैनेजमेंट जो बिजनेस को मैनेज करना चाहती है कि आपका प्रॉफिट लॉस कितना है, आपकी बैलेंस शीट क्या कहती है, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहती है, आपके आने वाले टाइम में कितना कैश आ सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, फिर उस पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैनेज से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप +2 में पढ़ेंगे, आपके जो 17-18 फार्मूलाज हैं, और आप बीकॉम फर्स्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपके 20-25 फार्मूलाज और आ जाएंगे। तो वो सभी फार्मूलाज जो मैनेजर्स को पता होना ज़रूरी होता है। आप MBA करते हैं तो MBA में आपको यही मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि आप कौन से फार्मूलाज को कैसे यूज़ करके बिजनेस की वीकनेस और उसकी जो स्ट्रेंथ को निकालते हैं। ठीक है जी। तो आपकी इंटरेस्टेड पार्टी दो थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आपका ओनर और मैनेजमेंट थी। अब आ जाओ जी एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं विच आर नॉट द इंटरेस्टेड पार्टीज और द बिजनेस डायरेक्टली। वो बिजनेस के डायरेक्टली इंटरेस्टेड पार्टीज नहीं होती हैं, ठीक है, बल्कि वो जो आपके जो बाहर के जो दूसरे लोग हैं वो लोग होते हैं जो कि इंटरेस्ट इसमें रखते हैं। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो मैंने आपको पहले बताया था कि वो आपके हो सकते हैं कि इन्वेस्टर्स हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, आपके लेंडर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके गवर्नमेंट है, आपके कुछ रिसर्च करने वाले जो लोग हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये जो हैं आपके होते हैं जो कि एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। अब एक्सटर्नल यूजर्स का उनके लिए क्या ज़रूरत है उन चीज़ों की, वो इन्फॉर्मेशन हमारे से क्यों लाना चाहते हैं। तो पहला देखो, पहला कहता है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स की क्या ज़रूरत है, जो इन्वेस्टर्स में पैसे लगाते हैं बिजनेस में, आपके ओनर्स के अलावा जो और कोई भी इन्वेस्टर होते हैं जो बिजनेस से पैसा लगाते हैं, तो वो किस लिए लगाते हैं, पैसा कमाने के लिए। तो वो क्या देखना चाहते हैं, तो एक्सटर्नल पार्टी हो तो वो देखना चाहते हैं कि हमने जो पैसा लगा रखा है वो हमारा सेफ है या नहीं है, वो देखना चाहते हैं, इसलिए उनको इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं। आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स का मतलब ये होता है कि जिन्होंने आप लोगों को माल उधार पे दिया है, वो लोग भी आपके एक्सटर्नल पार्टी हैं, वो भी इंटरेस्ट रखते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन में। तो वो क्यों रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं कि वो देखना चाहता है कि बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, यानी आपका बिजनेस जो है वो शॉर्ट टर्म में
क्या वो पैसे वापस पे कर सकता है या नहीं पे कर सकता है। तो इसलिए आपके जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं। और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं जैसे कि आपके बैंक हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, अब वो इसलिए देखना चाहती हैं कि हमने लंबे समय तक के लिए लोन दे रखा है, तो उनके पास में जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है और साथ में इंटरेस्ट है, वो क्या वो लौटा पाएंगे कि नहीं लौटा पाएंगे। इफ़ द कंपनी हैज़ गुड एसेट्स एंड लेस liabilities, नेचुरली दैट कंपनी विल रिपे द लॉन्ग टर्म लोन। और अगर कंपनी के पास में एसेट्स से नहीं है तो नेचुरली वो लॉन्ग टर्म लोन रिपे नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार से एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ भी नेचुरली दे डू द वर्क इन देयर बिजनेस इन द ऑफिस, दे आल्सो इंटरेस्टेड फॉर देयर सैलरीज, फॉर देयर इंक्रीमेंट, फॉर देयर फ्यूचर्स। क्योंकि वो लोग जो इनका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि भाई आपका जो है बिजनेस से जो चल रहा है वो कैसा है, क्या वो ऐसा तो नहीं कि डूब जाएगा जल्दी, क्या ऐसा तो नहीं कि हमने जो हमारा पीएफ का पैसा वो भी डूब जाएगा। तो इसलिए जो है आपके एम्प्लॉयज़ भी इंटरेस्ट रखते हैं कि उनकी इंक्रीमेंट मिलेगी, उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, उनका फ्यूचर जो है सेफ है कि नहीं है, उन लोगों ने जो प्रोविडेंट फंड वगैरह जो पैसे हैं क्या वो सेफ हैं कि नहीं है। ठीक है जी। इसी प्रकार से एक इंटरेस्टेड अथॉरिटी है टैक्स अथॉरिटी। अब टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहती है कि क्या आपने पूरा टैक्स भरा या नहीं भरा, उसमें आपका इनकम टैक्स हो गया, जो जितना बिजनेस कमाता है उस पर टैक्स लगता है, और आपका जो जीएसटी आपने भेजा कि नहीं भेजा पूरा, वो भी इसमें गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है। और गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, तो गवर्नमेंट और उसके अदर एजेंसीज हैं तो वो भी जो है इंटरेस्टेड होती हैं। अदर एजेंसी का मतलब ये हुआ कि व्हेन एनी जनरल बजट इज presented in the parliament, then a wide study is made on whole of the businesses and which businesses are in good condition and which businesses are in danger. The government allow them the rebate and impose the taxes which are in good position. नेचुरली जो आपके बिजनेस डाउन जा रहे हैं उनको कुछ रियायतें देती है सरकार, और जो अच्छे चल रहे हैं उन पर कुछ टैक्स लगाती है। ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करने वाले हैं, वो लोग इसलिए इंटरेस्टेड हैं, वो देखना चाहते हैं कि क्या आप लोगों का जो बिजनेस है वो किस प्रकार का काम करता है, उससे आपका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। ऐसा तो नहीं यू आर क्रिएटिंग द डेंजरस गैसेस और यू आर क्रिएटिंग अदर सच टाइप ऑफ द थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी और फॉर द एनवायरनमेंट, तो उनके बारे में भी वो देखना चाहता है। और पब्लिक है तो पब्लिक जो है उसको जो है जरूरत होती है कि आप उनको कितना जो है रोज़गार देंगे, कितने उनके एरिया में जो एम्यूनिटीज़ यानी आपके बिजनेस से पैसा निकाल के उनके एरिया का कितना डेवलपमेंट आप करवाएंगे, वो चीज़ भी होती हैं। और कंपटीटर भी जो है आपका होता है वो भी इच्छा रखता है कि आपकी जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी बैलेंस शीट से पता करके अपने बिजनेस में उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो आपके यहाँ पर मेनली जो 9 टाइप के हो गए जी, तो आपके एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। पहला आपके से इन्वेस्टर्स हो गया, फिर उसके बाद में शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हो गया, फिर उसके बाद में लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हो गया, फिर एम्प्लॉयज़, टैक्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, पब्लिक एंड कंपटीटर। ये लोग जो आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है जी। तो ये तो मैंने बताया कि आपके कौन कौन से ग्रुप जो हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट उन लोगों को होती है, कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। आप कहेंगे जी बिजनेस तो हम करते हैं, लोग इंटरेस्ट क्यों रखें, तो आपने देखा कि लोग इंटरेस्ट रख सकते हैं क्योंकि उनको भी आपसे कोई मतलब होता है। यदि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक बिजनेस से केवल आपका भला नहीं है, उससे हज़ारों लाखों लोगों का भला होता है, उनसे कई लोगों के घर चलते हैं। तो आप अकेले की बात नहीं है कि आपने अकेले ने बिजनेस शुरू किया तो आपका इंटरेस्ट है, उसमें काफ़ी सारे लोगों के उसमें इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं एडवांटेजेस और यूजेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस कौन से हैं या उसके यूजेज कौन से हैं। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेज कौन कौन से हैं।
तो पहला कहता है कि हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, हेल्पफुल इन बिजनेस के मैनेजमेंट में ये हेल्पफुल होते हैं। अब बिजनेस के मैनेजमेंट में कैसे हेल्पफुल होते हैं अकाउंटिंग, तो हेल्पफुल इन प्लानिंग, पहला इसमें होता है हेल्पफुल इन प्लानिंग। आपका जो बिजनेस जो चलता है वो प्लानिंग से चलता है। आप जब तक आपके अकाउंटिंग नहीं होंगे, नहीं आपके पास बिजनेस की इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी, यानी आपके पास कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी बैलेंस शीट में आपका क्या दम है, तब तक हम प्लानिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए मैनेजमेंट में क्या काम आता है, प्लानिंग में इसका काम आता है। तो अगर आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं और आप प्लानिंग उसके हिसाब से कर सकते हैं। और हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्पफुल होता है। डिसीजन मेकिंग जो अकाउंटिंग के बेस पे डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि आपके कितने भी डिसीजन होते हैं वो सारे के सारे जो है अकाउंट के बेस पे लिया जाता है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, आप डिस्काउंट कितना देंगे, आप कस्टमर को किस प्रकार की दूसरी चीज़ें और दे सकते हैं। तो ये तभी होगा ना जब आपके अकाउंटिंग हमें पता होगा कि आपके ऐसे प्रॉफिट कितने हैं या आप उनके क्या कुछ अलाउ कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में भी ये हेल्पफुल होता है। यानी आपके जो है कंट्रोलिंग भी तभी होती है जब मैनेजमेंट के पास में आपकी कॉस्ट का पता है और उससे ये पता चल जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है कितना पैसा लगा रहा है, क्या वो ओवर स्पेंडिंग कर रहा है या अंडर स्पेंडिंग कर रहा है, तो उनकी कंट्रोलिंग भी उससे की जा सकती है। तो ये नहीं कहने वाली हुआ कि पहला तो हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करने में हेल्पफुल होता है। अब बिजनेस को मैनेज करने में कैसे हेल्पफुल हुआ, तो आप समझ गए होंगे कि आपके प्लानिंग करने में, आपके डिसीजन मेकिंग में और आपके कंट्रोलिंग के अंदर ये हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग से ही आपकी प्लानिंग होती है, अकाउंटिंग से ही आपकी डिसीजन मेकिंग होती है और अकाउंटिंग से ही आपकी कंट्रोलिंग होती है। ठीक है जी। और नेक्स्ट आपके सेकंड है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। इसका फ़ायदा ये भी है, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। नेचुरली आपका जो कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है वो आपके अकाउंटिंग के थ्रू हो सकता है, क्योंकि बिजनेस जब बड़े साइज में जाते हैं तो बड़े कम्प्लेक्स हो जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको आसानी से याद नहीं रखा जा सकता। और अकाउंटिंग जो है वो एक ऐसा सिस्टम रखता है कि जिसमें आप हर ट्रांजैक्शन को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको समराइज करके सही पिक्चर जो आपके सामने उसके आ जाती है। तो यानी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कहाँ ये हुआ कि आप सभी ट्रांजैक्शन को ईजिली आप याद रख सकते हैं लिखने के बाद में, और आप ईजिली उनको फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी किसका फ़ायदा है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, तो ये तो आपके अकाउंटिंग के जो नेट रिजल्ट्स हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड के नेट रिजल्ट्स हैं, वो बताते हैं कि आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया तो उसमें आपको पता चल जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा कि साल में आपका कितना प्रॉफिट आया, क्या प्रॉफिट जो सफिशिएंट था या आपने कोई लॉस किया, लॉस हुआ या लॉस सफ़र हुआ तो कितना हुआ। तो आपका प्रॉफिट लॉस के बारे में अकाउंटिंग से पता चलता है, बाकी चीज़ों से इसका पता नहीं चलता है। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन,
information regarding financial position, आपके फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो है वो भी आपका अकाउंटिंग से पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि आपके जो एसेट और लायबिलिटीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो एसेट और लायबिलिटी कहाँ से पता चलेंगी? एसेट और लायबिलिटीज आपके बैलेंस शीट से पता चलेंगी। और बैलेंस शीट कौन तैयार करेगा? बैलेंस शीट भी आपकी तैयार जो है वो बिजनेस ही अकाउंटिंग ही करता है। तो इस प्रकार से आपके जो हैं ये कुछ मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बताए हैं, ठीक है, क्योंकि आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम जो होने को है तो आज हम इतना करवाते हैं क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा टॉपिक। तो कल ये हम टॉपिक जो पूरा कर देंगे। इसके जो हैं 11-12 पॉइंट्स हैं, फिर कुछ इसके लिमिटेशंस हैं वो हम करेंगे और उसके साथ ही बस इस चैप्टर ख़त्म कर दें। अगले वाले 2 टॉपिक हैं वो हम नहीं करेंगे क्योंकि आपके समझ में नहीं आएंगे अभी, वो हम बाद में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर कुछ पॉइंट हैं पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई मैटर है डिस्कशन का, यू कैन मेक डिस्कशन विद मी।